नमस्कार, न्याय समता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुनील और आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे कद्दावर नेता फूल सिंह बरैया जी। सर्वप्रथम सर, आपका इंडिया नेशनल न्यूज़ में, न्याय समता न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने कांग्रेस पार्टी ने आपको विश्वास जताते हुए भांडेर विधानसभा का टिकट दिया है। आप यहाँ से भांडेर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, तो सर जनता का आपके प्रति क्या रुझान है? अभी दावेदारी तो ख़त्म हो चुकी है। पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है और पब्लिक में इस बात का संदेश है कि इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन 2020 का, उस बाई इलेक्शन में सरकार ने जो लोकतंत्र का गला काट करके ये सीट उन्होंने छीनी थी, सीट जीती नहीं थी, सीट छीनी थी, और उस सीट को छीन करके वो अपना सीना चौड़ा कर रहे थे। पब्लिक को इस बात का बहुत बुरा लगा है कि 51 वोट से लोकतंत्र का गला काट करके उन्होंने सीट कैसे छीनी कि पुलिस ने बटन दबाए, थानेदारों ने पूरी के पूरे विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग ली। उन्होंने कोई 6 पोलिंग का बूथ कैप्चरिंग करेगा थानेदार, कोई 10 का करेगा, कोई 5 का करेगा। 108 और 100 नंबर की गाड़ियों में शराब को बांटा गया था और एसपी से लेकर के सिपाही तक, कलेक्टर से लेकर के पटवारी तक, ये सब सरकार को ये लोग उस समय के कि वो चाह रहे थे कि हमें बीजेपी की मदद करें, तो उन्होंने बीजेपी की मदद की और एक तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया। 51 वोट से हारने पर मैंने लोगों से कहा भांडेर में कि 51 वोट से मैं हारा हूँ, आपका क्या विचार है? तो लोगों का जवाब है कि 51 वोट का बदला हम 51,000 वोटों से लेंगे, ये उन्होंने हमसे कहा है। तो जनता का व्यू पता चल गया, 51,000 वोट से सीट जीतेगी। जी, इस बार आप जीतकर विधायक बनते हैं, तो जनता के प्रति आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? भांडेर में सबसे बड़ी जो दुर्दशा है वो है शिक्षा की। यहाँ पर शिक्षा अव्वल दर्जे की नहीं है और हमें लगता है कि सबसे पहला काम हमें शिक्षा का ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे आंदोलन से जुड़ा हुआ विषय है। सबसे पहला काम हमारा जो ट्रायोलॉजी है, शिक्षित बनो, शिक्षा का काम सबसे पहले है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा और महात्मा फुले ने शिक्षा शुरू की। शिक्षा अगर होगी तो कई विकास होंगे और शिक्षा नहीं होगी कोई विकास नहीं होगा। तो मैं भी यहाँ शिक्षा का काम सबसे पहले करूँगा और नए कोर्सेज और अच्छे डिग्री कॉलेज और पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं सर्वे करा के कि कहाँ ज़रूरत शिक्षा की कितनी है, उस हिसाब से शिक्षा का काम करूँगा। नंबर 2, ये इतना पिछड़ा है स्वास्थ्य के मामले में कि कोई व्यक्ति अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी इस प्रकार की है कि जहाँ से कभी ईसीजी मशीन से चेक किया जाए कहीं हार्ट अटैक हो गया हो, या फिर यहाँ पर ले जाने लायक पोजीशन नहीं है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिस्टम भी नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ हम एक जिला लेवल का हॉस्पिटल का जो मेरे दिमाग में है, तो शिक्षा दूसरा काम है, इसको हम दूसरा काम स्वास्थ्य है, पहला काम शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, इस काम को करेंगे। तीसरा नंबर 1 मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा उसको, रोजगार। रोजगार की यहाँ भारी कमी है, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ के सैकड़ों हजारों लोग सूरत और अहमदाबाद में जाकर टिक्कियाँ बेचते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ टिक्कियाँ बेचते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, रोजगार अगर यहीं कुछ उपलब्ध हो जाए तो अपने परिवार के बीच में रहें और धंधा पानी करें। चौथी व्यवस्था यहाँ की सबसे बड़ी है, वो है गाय की। बीजेपी के लोगों ने गाय को घरों से खुला छुड़वा दिया है
लेकिन मालूम नहीं उन्होंने क्यों छुड़वाया है। अब वो गाय रोज लाखों की संख्या में इंडिया में हाईवे पर ट्रकों से कटती हैं रोज। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब गाय घर में रहती थी तब तो कभी भी ट्रक से नहीं कटी, आज क्यों कट रही है? ये बीजेपी ने ऐसा कोई षड्यंत्र किया है कि गाय रोज की लाखों कट रही हैं। तो इसका पाप का भागीदार अगर कोई बनता है तो उसे बीजेपी को ही घोषित करना चाहिए कि ये पापी पार्टी है। माननीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गौशालाएं बनाई, और गौशालाओं का अर्थ है कि गाय जब गौशाला में रहेगी तो रोड पे सोने नहीं जाएगी, तो फिर गाय की जिंदगी बचेगी। तो एक तरफ कांग्रेस है पुण्य का काम करने वाली और बीजेपी है पाप का काम करने वाली। मैं इस लाइन पर ऐसा मानता हूँ, और शायद आने वाली सरकार में गौशालाओं का काम फिर से होगा, और गाय जो रोज की कट रही हैं मर रही हैं वो शायद गाय उसकी ज़िंदगी बच सकेगी। अगला बिंदु है कि भांडेर में बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ना अच्छा पानी है और ना ही बिजली सही तरीके से वहाँ लोगों के बीच में पहुँचती है। ये भी बहुत बड़ा काम है। ये हमारी मुख्य विषय हैं जिनको हम लोग शुरुआती दौर से, हम जैसी सरकार बनती है और हम ऐसे काम करने को शुरुआत करेंगे। सर, जिस तरह से बीजेपी की सरकार में लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म करने की चलन चल रहा है, वहीं कांग्रेस सरकार संविधान बचाओ यात्रा चला रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मैं एक ऐसी विध्वंसकारी पार्टी मानता हूँ, और वो पार्टी खुली तौर पर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के और माइनॉरिटी के, तो वो खुले तौर पर विरोधी है। वो इसके अधिकारों के लिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी हक देने के पक्ष में नहीं है, और बीजेपी इधर घोषणा करती है कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे, घोषणा करती है कि हम लोकतंत्र को भी ख़त्म करेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र जो अवधारणा है उसमें डेमोक्रेसी का जगह ही नहीं। और दूसरी तरफ वो खुद संविधान बचाओ यात्राएं करते हैं। इसको मैं दोगलापंथी कह सकता हूँ। मैं किसी को भी पूछूंगा कि कोई व्यक्ति घोषणा कर रहा है कि मैं संविधान को ख़त्म करूंगा, और वही व्यक्ति मौके पर आके खड़ा हो गया है, वोट के टाइम पर कह रहा है कि हम संविधान को बचाएंगे, तो मैं इसको एक प्रकार से दोगलापंथी का नाम देना चाहूँगा, और मुझे वो सूट कर रहा है। और मुझे लगता है कि किसी को भी आप पूछेंगे वो भी यही बोलेगा, और नहीं तो जनता को पूछा जाए इसमें कि जनता क्या कहती है। सर, मध्य प्रदेश 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा क्या कहती हैं? किस पर हो, किसके सर पर होगा सत्ता का ताज? देखिए, सरकार तो स्पष्ट रूप से आज की तारीख में जो क्लियर हो चुका है कि सरकार बनेगी कांग्रेस की, बहुमत की बनेगी। और कारण क्या है, क्यों बनेगी? ये पहली बार है जो चुनाव में देख रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर चुनाव नहीं है। ये तो एक हमारी, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इलेक्शन होता है तो वो तो एक फॉर्मेलिटी है ही। असली जो चुनाव है वो है जनता और बीजेपी के बीच में। बीजेपी ने डायरेक्ट जनता का नुकसान किया है, बीजेपी ने डायरेक्ट जनता को ख़त्म करने की कोशिशें की हैं। महंगाई बढ़ रही है तो कौन के सर पर जाएगी? जनता। ये तो जनता के सर पर जाएगी। महंगाई से कौन प्रभावित होगा? जनता होगी। बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी। कौन जाएगा? उन्होंने सारे के सारे जो सरकारी पॉइंट थे सारे के सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए, और देश को बेचना शुरू कर दिया। देश बेचेगा, इसमें नुकसान किसको होगा? जनता को। ये तो 10-12-15 हज़ार लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होंगे, ये तो चले जाएंगे अपने अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ के NRI है। तो जनता फिर डायरेक्ट ही जनता ने तय कर लिया कि हम
बीजेपी को इस बार हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ऐसा तय बीजेपी को हराने का, कांग्रेस को जिताने का जनता ने ही तय कर लिया है। हम लोग जनता का साथ दे रहे हैं। जनता कह रही है हम इस बार बीजेपी को हराएंगे। हम पूछते भी हैं वही, आप कौन सी पार्टी में? वो कहते हैं हम तो खुद बीजेपी की। नहीं, आप क्यों कह रहे हो कि महंगाई अकेली कांग्रेस को ही थोड़ी डसेगी? महंगाई तो बीजेपी को भी महसूस होती है ना। बेरोजगारी अकेली कांग्रेस को आएगी क्या? बीजेपी वाले लोगों को नहीं आएगी, सभी को आएगी। आग लगेगी तो उसमें आज आदमी भी जलेगा, भैंस भी जलेगी, चूहा भी जलेगा। तो जो काम कर रहे हैं वो तो बीजेपी परेशान है। हम लोग तो इसको हरा रहे हैं इस बार। वो मजबूती से कहते हैं, हम लोग तो फील्ड में घूम रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या करेगी? उनकी क्या क्या घोषणाएं हैं? कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो बनाया है और पहले ये डिक्लेयर है हमारा कि पहले तो हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे जी। ये पहले से ही स्पष्ट है। अब वचन पत्र का विषय है तो वचन पत्र कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना है। हालांकि उसके अध्यक्ष बीच में चेयरमैन और बनाए गए थे माननीय राजेंद्र सिंह जी, और मैं उसमें सदस्य भी था। तो जब मैनिफेस्टो बन रहा था, घोषणा पत्र इसको कहते हैं, या हम इसको वचन पत्र कहते हैं, या हम इसको दावा पत्र कहते हैं, हमने क्या क्या दावे किए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसानों का कर्जा माफ़ का जो विषय था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो गया था। और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होता देख भाजपा बौखला गई, क्योंकि भाजपा किसानों पे राजनीति करती रही है, ठगी की राजनीति। लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ कांग्रेस करने वाली है, वो कहती है बीजेपी कि हम करेंगे, और कर रही है कांग्रेस। तो घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी, और सरकार गिरने से किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा था वो रुक गया। तो सरकार तो गिरी कांग्रेस की और गला कटा किसानों का। एक तो ये बिंदु है। दूसरा है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम लोग कर्जा माफ़ करना शुरू कर देंगे। एक तो ये बात आ गई। इसके बाद जो गैस की टंकी है, सिलेंडर है, वो 1200 रुपये का था, वो 500 रुपये में हम लोग देंगे। ये हमने महंगाई की कमर तोड़ी, इसमें 700 रुपये से महंगाई की कमर तोड़ दी है। दूसरा है नारी सम्मान योजना, 1500 रुपये देंगे हम। अगला है 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 यूनिट बिजली हाफ। अगला है 5 हॉर्स पावर की मोटर का बिल माफ़ और 10 हॉर्स पावर की मोटर का बिल हाफ। अगला है 2600 रुपये प्रति क्विंटल से कम गेहूं अब कभी बिचेगा नहीं मध्य प्रदेश में। अभी 2200 बेच रहा, कहीं 2100 बेचा, कहीं कुछ करा, अब नहीं बिचेगा। और इसमें बोनस मिली तो आगे बढ़ जाएगा और भी कीमत आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा काम है कि नौकरी करने वाले का चूल्हा जलता है, नौकरी की तनख्वाह मिलती है, उससे उसका चूल्हा जलता है। तो नौकरी करने वाले जब रिटायर होते हैं तो उनका चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो सरकार उसे पेंशन का प्रावधान करती है कि इसका चूल्हा जल रहा था, अब जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इनका चूल्हा जलना चाहिए। ये उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन कर्मचारियों ने देश की, प्रदेश की सेवा की हो, उनका चूल्हा बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन बंद कर दी। अब मैं मानता ऐसे ही हूँ कि सारे काम जो है खराब होते हैं वो सब भाजपा करती है। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिनके चूल्हे जलना बंद हुए थे उनके दोबारा से हम चूल्हे जलना शुरू करेंगे, पुरानी पेंशन योजना हम लागू करने जा रहे हैं। ये बड़ा विषय है। लेकिन जब लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने घबरा करके फिर से शुरू की, क्या बोले वो कि कमलनाथ जी कह रहे हैं हम 1500 रुपये देंगे नारी सम्मान योजना में और हम तुम्हें 1000 अभी दे रहे हैं। ये असंवैधानिक है,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले सिर्फ वचन पत्र बना सकती है, मैनिफेस्टो बना सकती है, वादे वाले कार्यक्रम कर सकती है कि हम ये विषय लेकर के जनता में जाएंगे, ये वाला मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जनता में लेके जाएंगे। जनता इस घोषणा पत्र को पढ़ेगी और पढ़ने के बाद अगर हमें वोट देगी और हमारी सरकार बनेगी तो इन्हीं घोषणा पत्र को हम लागू करेंगे, ये नियम होता है। लेकिन उन्होंने बिना घोषणा पत्र के 1000 रुपये लाडली लक्ष्मी योजना में बांट दी, असंवैधानिक है। बिना घोषणा पत्र के, बिना वचन पत्र के, बिना मैनिफेस्टो के जनता में डायरेक्ट पैसा बांटना असंवैधानिक है और मत को प्रभावित करने वाला है। अब वो कहने लगे अब हम 1500 देंगे, वो कहने लगे हम अब 3000 देंगे। अरे भाई, जब तुम्हारी सरकार बनेगी ही नहीं तो तुम तो 3 लाख कह दो, नहीं 3 लाख देंगे, कि तुम्हें देना थोड़े ही है। जैसे मोदी ने एक बार नहीं कह दी थे कि हम 15 लाख रुपए खातों में भेजना है, तो उन्हें मालूम था मैं देना ही नहीं है। जब देना ही नहीं है तो मैं तो ये कहता हूँ मोदी ने गलती कर दी। वो तो 15 करोड़ कह देते, हो सकता है इस बार 15 करोड़ कह दें। तो उन्हें देना नहीं हो, वो तो चाहे जैसे बिना कानून के गैर कानूनी तरीके से पैसा बांटते हैं। ये गैर कानूनी तरीका है। बिना घोषणा पत्र के, बिना वचन पत्र के अगर जनता में पैसा दे रहे हो डायरेक्ट तो असंवैधानिक है। अगर दूसरा देश होता, इस वक्त असंवैधान तरीके से बांटा गया पैसा, इस पर मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन इंडिया है, वो संविधान को ख़त्म करना चाह रहा है। तो संविधान को ख़त्म करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि संविधान से जो लाभान्वित लोग हैं वो 140 करोड़ लोग हैं। इसमें वो गलतफहमी न रहे कि इसमें सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं। संविधान में सामान्य वर्ग है, OBC है, माइनॉरिटी है, SC ST है, सभी लाभान्वित होते हैं। अगर संविधान नहीं होता, इस देश में कपड़ा कमीज पहनने का भी अधिकार और ये भाषण या विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार भी किसी को नहीं मिला होता। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी सरकार आएगी, जिनके चूल्हे जलना बंद किए हैं उनके चूल्हे जलाना फिर से कांग्रेस शुरू करेगी और फिर कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेगी और घरों में खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बरिया जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार फिर से पेंशन लागू करेगी, बेरोजगारी का कमर तोड़ेगी। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सुनील, कैमरा पर्सन विकास बौद्ध के साथ। नया समता न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।